कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2 इतवार से हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसा विषय जिसका संबंध शायद हम में सभी से है और वो है मांगलिक दोष। और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ता से हमने चर्चा की और हम आज भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमने देखा कि मांगलिक दोष का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है और हमारे विवाह से है। और ज्योतिष में हमने थोड़ी सी जानकारी कोशिश की थी जानने की कि मंगल ग्रह क्या है और विवाह क्या है। और हमने देखा था कि जहाँ तक शादी का संबंध है, विवाह का संबंध है, ज्योतिष में जो भी जन्मपत्री होती है, हॉरोस्कोप होता है, उसमें 12 भाव होते हैं। और इन 12 भावों में हमने देखा कि जो कुछ भाव हैं जिनका कि संबंध हमारे सीधा वैवाहिक जीवन से होता है, वो भाव हैं पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव। पहला भाव आप खुद हैं, जो आपका नेचर है, टेम्परामेंट है, हेल्थ है, पर्सनालिटी है, एप्टीट्यूड है, वो सब हम पहले भाव से अपने बारे में देखते हैं। दूसरे भाव से धन के बारे में देखते हैं, वाणी के बारे में देखते हैं और अननेचुरल सेक्स के बारे में भी देखते हैं। चौथे भाव हमारा घर की सुख शांति है, जो हमने विस्तार रूप से देखा भी था। सातवें भाव से हम जीवन साथी का, जैसे हम पहले भाव से अपने बारे में देखते हैं, वैसे ही हम सातवें भाव से अपने जीवन साथी के बारे में देखते हैं। आठवां भाव हम लोगों ने बात की थी कि आज के परिप्रेक्ष्य में आठवां भाव शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसको कि हमें बहुत ही एक, जब भी कब हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं तो उसको बहुत एक क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है और बहुत एक डिफिकल्ट है, क्योंकि आठवें भाव के बारे में शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। क्योंकि जो मेन समस्या है आज की जो समस्या है वो है सेपरेशन, डाइवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। तीनों चीज़ें हम आठवें भाव से देखते हैं। और आठवां भाव हमारा जब एफ्लिक्टेड होता है या अशुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, तो हम कहते हैं कि शादी में सेपरेशन, डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद हमने 12वें भाव की भी चर्चा की थी। 12वें भाव जैसे चौथे भाव से हमारा घर की सुख शांति है। जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं, हस्बैंड वाइफ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और 12वां भाव हमारा शैया सुख है, स्लीपिंग कंफर्ट्स है। जब हम सोने के लिए जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तब उनके बीच में झगड़ा होना शुरू होता है। और हमारा इसका फाइनेंस से भी संबंध है, इम्पोर्टेंसी से भी संबंध है, वेनरल डिसीजेस से भी संबंध है। और हमारा जो लाइफ में इंटरफेरेंस होता है विद द रिस्पेक्टिव फैमिलीज, उससे भी हमारा संबंध है। तो ये हमारे 6 भाव हैं जिनका कि प्रभाव सीधा हमारे वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। तो हम जब शादी की बात करते हैं तो सिर्फ 7वें भाव की बात नहीं करते। 7वां भाव तो सिर्फ एक जीवन साथी का पर्सनैलिटी बताता है और कुछ नहीं बताता। बट जो पहला भाव है, दूसरा है, चौथा है, सातवां है, आठवां है, 12वां है, सभी भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब भी हम शादी के बारे में एक कोई भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो इन सभी भावों को देखना बहुत जरूरी होता है। और जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम मंगल ग्रह की बात ही क्यों कर रहे हैं शादी के बारे में। और भी तो बहुत सारे अशुभ ग्रह हैं, उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि शनि दोष लगा दो, राहु दोष लगा दो, केतु दोष लगा दो। तो उसका क्या कारण है? कारण है क्योंकि ज्योतिष में जो भी कहा गया, नथिंग कैन बी विदाउट वैलिड रीजंस एक्चुअली। तो अभी हम थोड़ा सा एक दूसरे जो अशुभ ग्रह हैं जिनको हमने ज्योतिष में अशुभ ग्रह मानते हैं, जैसे कि सन है, सूर्य है, मंगल है, मंगल के बारे में तो हम बात करेंगे ही। देन शनि है, राहु है, केतु है, ये सारे हम इनको अशुभ ग्रह माना गया ज्योतिष में। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं कि उनका भी संबंध हमारा किन चीज़ों से है, जिससे हमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि हम मंगल को ही हम शादी के मामले में क्यों ज़्यादा उसको कंसिडर करते हैं। जहाँ तक शनि का सवाल है, दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी दुख दर्द हैं,
जितनी भी लाइफ में मिजरीज हैं उन सब का कारक शनि है, और हम सभी लोग इससे पूरी तरह परिचित भी हैं। और इसके अलावा लेकिन शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और जो हमको लाइफ में स्टेटस मिलता है प्रोफेशन में, वो शनि की मदद से ही मिलता है। विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न वी कैन नॉट गेट ए हाई स्टेटस इन द प्रोफेशन इन द लाइफ। सैटर्न इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये दुख दर्द का भी कारण है, अशुभ ग्रह है, और जितनी भी हमारी लाइफ में मिजरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उन सब का कारक भी शनि है। इसके अलावा शनि हमको एक सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है, अगला जो हम कहते हैं प्रवृत्ति देता है। जैसे अगर हम शादी की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन की बात भी कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, शनि अशुभ ग्रह होने की वजह से, शनि अगर हमारे किसी भी विवाह के ग्रह में होता है तो इट मेक्स यू केयरलेस टू द नीड ऑफ द फैमिली, which is very very important as far as happy married life is concerned. But Saturn makes you careless to the need of the family. तो ये शनि का दोष हो सकता है, शनि का कुप्रभाव हो सकता है शादी के मामले में। राहु की अगर हम बात करें, राहु को भी हमने अशुभ ग्रह माना ज्योतिष में। राहु भी एक सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है, एंड सेपरेटिंग टेंडेंसी विदाउट एनी वैलिड रीजंस। शनि तो कोई कारण बताकर करेगा, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है विच गिव्स यू सेपरेटिंग टेंडेंसी विदाउट एनी वैलिड रीजंस। और दूसरा यह है कि राहु जहाँ भी होता है वहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा करता है। हमारा जो निर्णय लेने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऐसा करें या वैसा करें, तो हम बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव हो जाते हैं, जो कि एक राहु का एक कारकत्व है, सिग्निफिकेशन है कि राहु जो है इट मेक्स यू इनडिसिसिव। इसके अतिरिक्त राहु का जो खास बात है, जो मैं विवाह के संबंध की हम बात कर रहे हैं, इट मेक्स यू सस्पिशियस अबाउट स्पाउस। जिसके भी राहु का हमारे शादी के भावों से जब भी संबंध होगा, तो दैट पर्सन इज ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट द स्पाउस, विच इज रियली अ बैड थिंग एज फार एज हैप्पी मैरिड लाइफ इज कंसर्न। तो ये हमारे राहु का प्रभाव है। केतु कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है और केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इसका संबंध हमारे आध्यात्म से है, और हम इसको मोक्ष का कारक भी मानते हैं। और जो ज्योतिष में कहा गया कि राहु का जो नेचर है वो शनि की तरह है, और केतु का जो नेचर है वो मंगल की तरह है। और मंगल हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कि हमारी जो केतु की हम बात कर रहे हैं, केतु हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। हमेशा जो है जब भी हम अगर हम शादी की भी बात करेंगे, और अगर शादी के ग्रहों से इसका संबंध होगा, तो हमारी जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब करता है, मानसिक सुख शांति को नहीं रहने देता। इसके अतिरिक्त इस कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम कनेक्टेड विद जेनिटल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे यौन संबंधी रोग होते हैं, वो सब उसका जो कारक है वो केतु है। तो केतु का प्रभाव जो है वो शादी में उस तरह से पड़ सकता है। सन की बात करें, सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य को कहा हमने कि एक अग्नि तत्व वाला प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, और ये भी एक सेपरेटिंग टेंडेंसी देता है। लेकिन जो सूर्य के बारे में है कि इट person having sun in the house connected with the marriage, they have no control on the sensual pleasures। वो भी एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छा नहीं माना गया। और सन जो है वो एक ये भी बताता है कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो स्टेटस है उसमें काफ़ी अंतर होगा। तो इट इज द डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ husband and wife, which may also be bad for marriage point of view। तो ये दूसरे अशुभ ग्रह हैं। अब क्वेश्चन ये है कि शादी का पर्पस क्या है, शादी का मुख्य उद्देश्य क्या है, शादी हम सब क्यों करते हैं। अगर आप देखें कि शादी का एक ही उद्देश्य है, रिप्रोडक्शन, संतान की उत्पत्ति। अगर इस उद्देश्य को हम निकाल दें तो शायद कोई भी लड़का लड़की शादी नहीं करेंगे। तो शादी का एक ही उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो उद्देश्य, संतान की जो उत्पत्ति है, वो कौन सा प्लैनेट पूरा करता है, किस प्लैनेट से, किस ग्रह से जो शादी का जो मुख्य उद्देश्य है संतान की उत्पत्ति वो पूरा होता है। तो अगर हम मंगल की बात करें, और जैसा कि ज्योतिष में कहा गया कि जो
महिलाओं में मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू प्लैनेट, मून एंड मार्स। मून और मार्स की जो इंटरेक्शन से अ, महिलाओं में मासिक धर्म होता है। मून जो है वो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको कंट्रोल करता है, और मंगल जो है जो भी ब्लड का कारक है, खून का कारक है। और जैसा आपको मालूम है कि जो प्रोसेस है प्रोजेनी या संतान का या प्रेगनेंसी का, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ए वीमेन एक्चुअली। और इसके अलावा जो मंगल, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ब्लड सिस्टम है उसका लॉर्ड है, उसका स्वामी है। और जो मेल में वीर्य बनता है, सीमेन बनता है, दैट इज आल्सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड सिस्टम। तो इसलिए कहा कि प्रोजेनी इज नॉट पॉसिबल, संतान पैदा नहीं हो सकती विदाउट ब्लेसिंग ऑफ मार्स, जब तक हमें मार्स का आशीर्वाद, मंगल ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो संतान के लिए मंगल ग्रह बहुत ही एक मुख्य प्लैनेट बन जाता है, जो कि हमारा शादी का उद्देश्य भी है, कि शादी का उद्देश्य यही है कि संतान उत्पत्ति। और हमारा जो बॉडी की आउटर कवरिंग है, जिसको हम स्किन कहें या आउटर कवरिंग कहें बॉडी का, उसका भी मंगल लॉर्ड है, उसका भी स्वामी है। तो इसीलिए इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स ओनली कैन क्रिएट अनदर बॉडी एंड अनदर लाइफ ऑन दिस अर्थ। विदाउट ब्लेसिंग ऑफ मार्स इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो मंगल ग्रह का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि शादी का जो उद्देश्य है हमारा, संतान उत्पत्ति, उसको पूरा करने में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसका कि रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम शादी के मामले में मंगल को बहुत एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसके अतिरिक्त भी मंगल की कुछ खास बातें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल जो है बहुत ही फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है। मंगल जो है बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है, जबकि दूसरे प्लैनेट जो है, जो हमने बात की शनि, राहु, केतु वगैरह की, दे आर स्लो एक्टिंग प्लैनेट। मंगल का प्रभाव इमिजिएटली होता है, और बाकी जो प्लैनेट है उनका प्रभाव धीरे धीरे होता है। जैसे हम किसी को पॉइजन दें, इकट्ठा दिया तो आदमी की डेथ हो जाएगी। स्लो पॉइजनिंग करेंगे तो नेचुरली धीरे 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 उसको परेशानी होगी, लेकिन उसको महसूस नहीं होगा। तो मंगल इज अ वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, इसका प्रभाव तुरंत होता है, जबकि जो बाकी ग्रह हैं उनका प्रभाव आपकी लाइफ में धीरे धीरे होता है, जो हमें महसूस नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और मंगल ग्रह, जैसे मैंने कहा कि फास्ट एक्टिंग है, तो तुरंत जो भी तोड़ फोड़ करनी होती है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, जो भी बाधा डालनी होती है शादी में, वो तुरंत डाल देता है, वेट नहीं करता किसी का भी। और बाकी प्लैनेट का जो इफेक्ट है वो स्लो एंड स्लो होता है, तो इसलिए हमें उसका एहसास भी नहीं होता। तो ये हमने काफ़ी चर्चा की मंगल के बारे में भी, और बाकी अशुभ ग्रहों के बारे में भी, और शादी से कनेक्टेड जो भाव हैं ज्योतिष में जो कहे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा की। तो हमने देखा कि शादी से संबंध जिन भावों का है ज्योतिष में, वो है पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव। अब बहुत सिंपल हो गया। अगर हम मांगलिक दोष की परिभाषा को देखें, जिसको ज्योतिष में बताया गया, उसमें कहा कि मंगल जब भी पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में किसी भी एक भाव में होता है, तो व्यक्ति मंगल दोष से पीड़ित होता है, मंगल दोष का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ज्योतिष में नहीं कहा कि इन भावों की गणना आप लग्न से करिए। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया कि इन भावों की गणना लग्न से भी करनी है, चंद्रमा से भी करनी है, और शुक्र से भी करनी है। लग्न से भी हमें 1 2 4 7 8 12 भाव देखने हैं। चंद्रमा से भी हमें 1 2 4 7 8 12 भाव देखने हैं। और शुक्र से भी हमें 1 2 4 7 8 12 भाव देखने हैं। अब आप बताइए मुझे कि जब हम इतने भावों की, 6 भावों की गणना लग्न से भी करेंगे, चंद्रमा से भी करेंगे, शुक्र से भी करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है
which will not come in the definition of Manglik dosh. And I want to tell you that 99% of the people in this world, they will fall under the definition of Manglik dosh as per the astrology. कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है, and I can tell you, we have to see a person who is not falling in this definition. और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हमारा जन्म होता है किसी बच्चे का, और ख़ास तौर से जब किसी फीमेल का जन्म होता है, तो हम भागे भागे जो है ज्योतिष के पास जाते हैं कि आप बताइए कि मांगलिक दोष तो नहीं है। और मैंने कहा था कि वो 100% केसेस में कहेगा कि मांगलिक दोष तो है ही है। और जो डेफिनेशन हमने कही आपको बताया अभी, कि हमें इन भावों की गणना लग्न से भी करनी है, मंगल से भी, सॉरी, चंद्रमा से भी करनी है, और शुक्र से भी करनी है। लग्न हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है, और शुक्र जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है। और उससे भी जो बड़ी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि यह दोष शुक्र से अगर हम इन भावों की गणना करेंगे 1 2 4 7 8 12, तो सबसे सीरियस दोष है, सबसे खराब दोष माना गया उसका। चंद्रमा से अगर हम गणना करेंगे 1 2 4 7 8 12 भावों की, तो उससे थोड़ा कम कहा गया। और अगर हम लग्न से करेंगे तो उस सबसे कम जो मांगलिक दोष होता है वो होता है। अब आप बताइए कि मैंने जो खैर बहुत देखा है कि बहुत कम ज्योतिष हैं जिनके पास हम जाते हैं और वो सिर्फ लग्न से देखते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं है। बट जैसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि हमें लग्न से ही नहीं देखना, लग्न से तो बहुत कम सीरियस होता है, उसका इफेक्ट सबसे कम होता है। हमें चंद्रमा से भी देखना है, हमें शुक्र से भी देखना है, हमें तीनों ग्रहों से इन भावों की गणना करनी है। और अगर जब आप गणना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलेगा इस दुनिया में जो इस परिभाषा में, मंगल दोष की परिभाषा में नहीं आता। और जैसा मैंने कहा कि ये दोष शुक्र से सबसे ज़्यादा सीरियस माना जाता है, चंद्रमा से उससे कम, और लग्न से सबसे कम। लेकिन शायद ही बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कॉमन आदमी यूज़ करता है और उसके बेसिस पर निर्णय भी लेता है। और सॉफ्टवेयर में भी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि सिर्फ लग्न से ही गणना करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता, हम भ्रमित रहते हैं, अपने आप ही हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते हैं, अपने आप ही हम ऐसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि जो आपको डराते रहते हैं कि मांगलिक दोष है और बहुत सीरियस है। और जैसा मैंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो इस मंगल दोष की परिभाषा में ना आता हो। और जब हर व्यक्ति ही इस मंगल दोष की परिभाषा में आ रहा है, तो दोस्तों फिर डरने की क्या बात है उसमें? ऐसा क्या होने वाला है? और जैसे मैंने कहा कि हमारे एक मन में एक विचार है, या हमारे मन में एक भ्रम पैदा किया हुआ है कि जब हम शादी करेंगे और एक अगर मांगलिक दोष से पीड़ित है, एक नहीं है, तो एक की डेथ हो जाती है। अब डेथ का प्रश्न कहाँ आता है? अगर मंगल किसी के प्रथम भाव में है तो उसका नेचर खराब होगा, हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो, उसको गुस्सा आता हो जो नेचुरली दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वेयर द क्वेश्चन ऑफ डेथ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेथ एक्चुअली। सेकंड भाव में अगर मंगल है तो हो सकता है कि जो बोलना है, जो हम कहते हैं कि मृदुभाषी नहीं होता व्यक्ति, जो है बहुत ही एक हार्श लैंग्वेज का यूज़ करता है और ढंग से बात नहीं करता, उसका प्रभाव हमारी मैरिड लाइफ पर होता है, बट वो उसी लेवल तक सीमित है, ना कि हम डेथ की बात करते हैं। अगर चौथे भाव में मंगल है तो क्या करेगा? जैसा हमने देखा कि मंगल चौथे भाव में हमारे घर की सुख शांति को खराब कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा, कोई डेथ का तो सवाल ही नहीं है कहीं भी। सातवें घर में अगर मंगल है तो नेचर जो होगा वो उसका स्पाउस का, जीवन साथी का नेचर बताता है कि हो सकता है कि उसकी हेल्थ ठीक ना हो, उसको गुस्सा बहुत आता हो, तो उस संबंध में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आठवां भाव जो है वो सातवें भाव से द्वितीय स्थान है, इसलिए वो सातवें भाव के लिए मारक स्थान बन जाता है।
हमारा जो जीवन साथी है उसके लिए मारक स्थान बन जाता है। तो यही एक भाव है, आठवां भाव। अगर किसी भी व्यक्ति के आठवें भाव में अगर मंगल स्थित है तो हो सकता है कि वो जीवन साथी की हेल्थ को खराब करे, और बहुत ज़्यादा अगर एफ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो हो सकता है कि वो मे बी कॉज ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस आल्सो। वो पॉसिबिलिटी बनती है सिर्फ आठवें भाव में मंगल होने से, और किसी भाव में मंगल होने से ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। 12वें भाव में अगर मंगल होगा तो नेचुरली फाइनेंशियल पोजीशन को आपकी डिस्टर्ब करेगा। आपका जो शैया सुख है, बेड कंफर्ट्स हैं, स्लीपिंग कंफर्ट्स हैं, उनको डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। तो डेथ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेरा आपको बताने का पर्पस है कि जो मांगलिक दोष की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो इस तरह की परिभाषा है कि ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मांगलिक दोष। और हो सकता है कि ज्योतिष वॉज ऑल्सो ए प्रोफेशन, पहले जो है या अभी भी है। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ऐसी कोई चीज बनाइए कि हर व्यक्ति आपके पास आए। तो मे बी इससे बिजनेस टैक्टिक्स और कमर्शियल टैक्टिक्स एक्चुअली, कि ऐसी कोई दोष बनाइए या ऐसा कुछ लोगों के मन में भ्रम पैदा करिए कि हर व्यक्ति आपके पास भागता भागता आए। और ताज्जुब की बात है, मुझे बहुत ही दुख भी होता है कि जब भी हम किसी अ, ज्योतिष के पास जाते हैं, और ख़ास तौर से मैं उन ज्योतिषियों की बात करता हूँ जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको। और दुर्भाग्य यही है कि हम में से जो 90% लोग हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं, और वो आपको इतना भ्रमित कर देंगे, आपकी लाइफ को इतना खराब कर देंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं मंगल दोष है तो लाइफ बहुत खराब हो गई। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि मंगल दोष से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस मंगल दोष की डेफिनेशन में नहीं आता है। और मैं आगे भी चर्चा करूंगा, और आप देखेंगे कि उससे भी एक अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से एक मांगलिक दोष के नाम से पूरी दुनिया को एक भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे लोगों द्वारा जिनको कि बहुत कम नॉलेज है या नॉलेज नहीं है ज्योतिष के बारे में। और आई डोंट नो कि हम कुछ रीजन भी ऐसा ही है कि हम लोग जाते भी ऐसे ही ज्योतिषियों के पास हैं जिनको कि नॉलेज कम होती है। तो दोस्तों, हम अगले कार्यक्रम में भी इसकी चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि जो ज्योतिष में इस मांगलिक दोष के परिहार बताए गए हैं, ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिसको कहा गया कि ये दोष नलीफाई हो जाता है। और आपको बहुत एक विचित्र जानकारी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आफ्टर ऑल ये मांगलिक दोष है क्या। और फिर ये भी कहा कि मंगल इज लाइक ए नॉर्मल मेलिफिक प्लैनेट। जैसे और कोई मेलिफिक प्लैनेट एक्ट कर सकता है, वैसे ही मंगल भी कर सकता है। तो मंगल को अगर खराब है आपके हॉरोस्कोप में, अगर एफ्लिक्टेड है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे ज्योतिष में उपाय भी सुझाए गए हैं। तो उन उपायों की भी हम बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि मंगल दोष किन किन कंडीशंस में उसका हम नलिफिकेशन हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, या उसका परिहार हो जाता है। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा सा एक डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस मांगलिक दोष, या जो हम इन भावों की गणना करते हैं। नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग सेकंड हाउस को मांगलिक दोष के अंतर्गत नहीं मानते, दूसरी भाव को। और साउथ इंडिया में जो है 12वां भाव है, उसमें मंगल होने से भी उसको मांगलिक दोष नहीं माना गया। वो कहते हैं कि अगर 12वें भाव में मंगल है तो इट एड्स एन एडिशनल एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, and they say that may not be bad, actually that may be good also. So this is their point of view, but in my opinion that is not correct. Even if mangal is there in the second house, in the 12th house, it has to be मांगलिक दोष only. तो दोस्तों, हम नेक्स्ट कार्यक्रम में भी चर्चा इसकी जारी रखेंगे, बट एक प्रश्न भी मुझे मिला है डॉक्टर जया गुप्ता से।
डॉक्टर जया गुप्ता ने एक प्रश्न दिया है। डेट ऑफ बर्थ इज 21 अक्टूबर 1962, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:30 एंड प्लेस इज दिल्ली। She says, kindly tell how her career for further 10 years in the life. How will the life of her children, relations with the children in the future? She wants to know all these things actually. तो हमने ये हॉरोस्कोप बनाया, बर्थ चार्ट बनाया, और बर्थ चार्ट में देखा हमने इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है, और कन्या लग्न का जो स्वामी है वहीं पर बैठा हुआ है बुध जो है। और बुध हम कहते हैं कि एक्सल्टेशन पोजीशन में है, उच्च का है, और ये एक पंच महापुरुष योग बना रहा है, और जिसको कि हम भद्र महापुरुष योग कहते हैं। तो इसलिए जो पर्सन और जिनका भी हॉरोस्कोप है, दैट शी इज रियली एन इंटेलिजेंट लेडी एक्चुअली, क्योंकि ये भद्र महापुरुष योग बना रहा है। इसके अलावा जो गुरु है इनका छठे भाव में बैठा हुआ है वक्री होकर, और वो सातवें भाव का स्वामी भी है, और सातवें भाव को स्वामी को वक्री होना बहुत अच्छा नहीं माना गया। और जो चंद्रमा है इनका, खास तौर से जो हाउस ऑफ गेन्स या 11th हाउस में बैठा हुआ है, और अपने ही राशि में बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत एक विचित्र स्थिति है, क्योंकि वो मंगल और राहु के साथ बैठा हुआ है, और उसके ऊपर शनि का आस्पेक्ट भी है। इसका मतलब मंगल जो है, मून चंद्रमा जो है, मंगल शनि और राहु से afflicted है। So this is really it's a bad position of moon, because person is always under lot of mental tension, और mental tension से कभी वो रिलीव नहीं हो सकता, या मैं कहूँगा उसको कभी राहत नहीं मिलेगी। थ्रू आउट द लाइफ पर्सन विल हैव टू रिमेन अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। तो सब कुछ अच्छा होने के कारण भी शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा है। शनि पंचम भाव में केतु के साथ अपने ही राशि में बैठा हुआ है, उसका भी प्लेसमेंट अच्छा है। अगर हम इसकी बात करें, सूर्य की बात करें, तो सूर्य जो है वो नीच राशि में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और मंगल से और गुरु से प्रभावित है। अभी इन्होंने जो पूछा है कि नेक्स्ट 10 years ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, तो इनकी जो दशा है इस समय, दशा जो ऑपरेट हो रही है वो चंद्रमा की दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 27 सितंबर 2020 से शुरू हुई है, और 27 सितंबर 2030 तक ये दशा रहेगी। और अगर हम, क्योंकि हम जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो नेचुरली हमारा जो दशमांश चार्ट है उसको हम देखते हैं, और दशमांश चार्ट में जो चंद्रमा की पोजीशन है, स्थिति है, वो 8वें भाव में है, जिसको कि अच्छा नहीं मानते हैं। और पर्टिकुलरली प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट गिव्स यू डेथ लाइक इफेक्ट, मतलब आपका प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि जो चंद्रमा की दशा है जो 2030 तक चलेगी, वो आ, बहुत अच्छी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है ठीक। और जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड भी है आपके हॉरोस्कोप में, तो मानसिक सुख शांति को भी ये खराब करता है। और जहाँ तक आपने कहा कि रिलेशंस विद द चिल्ड्रन, तो उनको भी देखें तो हम बच्चों का जो प्रोजेनी है, चिल्ड्रन है, उसको 5वें भाव से हम देखते हैं, और 5वें भाव पर मैंने कहा कि सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। तो यही इंडिकेट करता है कि बच्चों के कारण भी चिंता रहेगी, बच्चे भी एक चिंता का कारण बनेंगे। और जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, उसमें बहुत कुछ अच्छा जो हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिकेटेड नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि आपको एक तो एमरल्ड पन्ना जिसको हम बोलते हैं उसकी अंगूठी पहननी चाहिए, और दूसरा जो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा की अशुभता को कम करने के लिए
जितने भी हम उपाय करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और चंद्रमा का जो उपाय है, एक शिव भगवान की पूजा का तो है ही है, बट इसके अतिरिक्त अगर आप चावल मंडे के दिन महिलाओं को, या कोई महिला आश्रम वगैरह हो वहाँ पर अगर आप दान करेंगे तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो ये आप उपाय करिए चंद्रमा के, जो कि बहुत जरूरी भी है। और चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि चंद्रमा दसवां चार्ट में 8वें भाव में स्थित है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं मिल रहा। So I will only suggest that kindly wear this emerald and do the remedy for moon actually. दोस्तों हम अभी हमारा जो मांगलिक दोष का जो चर्चा है अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको हम जारी रखेंगे। और मैं कहूँगा कि आप जो अगला प्रोग्राम होगा उसको आप अवश्य देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमें कितने वर्षों से हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है अननेसेसरीली जो है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अगले इतवार को फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।